हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए वही प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला फिर से लेकर के आया हूं, जो आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4। मैं बार बार दोस्तों आपको कह चुका हूं कि प्रैक्टिस सेट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है हमारी तैयारी किस स्तर पर है और हमें अभी कितना और काम उस पर करना है। ठीक है, हालांकि कल से एक ऐसा माहौल बन गया है कि जहां पढ़ने लिखने का बच्चों में रुचि खत्म हो गई है। एक तरीके से कहा जाए तो उनका पढ़ने लिखने में मन ही बिल्कुल हट गया है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बीएड को बाहर करने का प्राथमिकी से, तो वो बहुत बड़ा एक थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि धक्का सा लगा है, एक झटका सा लगा है विद्यार्थियों को और उनका मन उदास है। तो मैं आपसे सिर्फ कल भी मैंने आपसे यही कहा था कि इन चीज़ों से परेशान मत होइए, अभी भी मौके हैं, वेट कीजिए आगे सरकार का क्या स्टेप होता है। ठीक है, लेकिन अभी सरकार क्या करेगी, शामिल होगा नहीं शामिल होगा, अभी मेरे भाई और बहनों इस चीज़ को भूल करके आप अभी अपने सीटेट के एग्ज़ाम पर फोकस कर लीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप अभी सिर्फ अपने सीटेट के एग्ज़ाम को फोकस करिए। ठीक है, आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। पहला है विकास अधिगम से स्वाधीन है, या फिर विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या फिर विकास अधिगम का समानार्थक है, या फिर अधिगम एवं विकास समांतर चलने वाली या समांतर प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के द्वारा जो है ये जो है वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच का जो संबंध है उसका सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इसी में से आंसर बताना है अपना कि विकास अधिगम से स्वाधीन है, या फिर ऐसा या फिर ऐसा। तो इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर आपका होगा वो क्या होगा? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्या चीज? विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, क्योंकि विकास एक वक्त पे रुक सकता है, रुक जाता है, लेकिन जो अधिगम है, जो लर्निंग है, वो हमेशा चलने वाली, एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या चीज? लर्निंग। ठीक है, जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट देखिए, कोलरबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? किसकी? कोलरबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है कि कोलरबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है, या फिर कोलरबर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, या फिर कोलरबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं का महत्व नहीं दिया है, या फिर कोलरबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। तो इसमें से जो है ये कोलरबर्ग के सिद्धांत की क्या एक प्रमुख आलोचना है, तो इसमें से सबसे बेस्ट आंसर है आपका कोलरबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है। ये कोलरबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी। क्या करेगी? अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने हेतु प्रोत्साहित करना, या फिर वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना, या फिर इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, या फिर मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजता के लिए आकलन करना। तो इसमें से आपका सबसे बेस्ट और सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर C
सी, इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में क्या हो जाए, प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो इसका सबसे सही आंसर आपका क्या है, आंसर नंबर सी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह क्या हो सकता है? संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक या फिर अंतर्वैयक्तिक। मतलब गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके हिसाब से इनमें से सर्वाधिक योगदान देने वाला आत्मबोध के लिए कौन सा चीज होती है तो वो हो जाता है अंतर्वैयक्तिक। क्या हो जाता है? अंतर्वैयक्तिक। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक ऐसा कारक है जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। ठीक है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका या फिर भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण या फिर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। ठीक है, तो इसमें वाइगोत्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख क्या चीज है, कारण प्रमुख विभिन्नता क्या है? ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको एकदम सही आंसर ढूंढना है। तो वो ये है कि भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ये आपका राइट आंसर है, आंसर नंबर सी। अब देखिए, अब दिख रहा होगा आपको। इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? पहला है, लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो इसमें से आपको सही आंसर देना है, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह क्या करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना या फिर अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना या फिर इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करे। तो आपका सही आंसर क्या है कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। ये एक किसका काम है? अध्यापिका का। ठीक है, वो चाहती है कि वो प्रेरित हों, तो उनको अंदर से प्रेरित करना पड़ेगा ना, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा बच्चों को। अब देखिए, कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि आकलन वस्तुनिष्ठ तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता या फिर कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितनी भी अधिक प्रयास करे, या फिर बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। इसमें से क्या है ऑप्शन आपका सही कि कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि इसमें से कौन सा जो है वो कारण आपका सही है। तो आपका आंसर नंबर बी सही है, पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता, कि अगर वो कक्षा परीक्षणों में
कक्षा के टेस्ट में या क्लास टेस्ट में अच्छा परिणाम नहीं दे पा रहा या असफल हो जा रहा, अनसक्सेस हो जा रहा है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हर बार बच्चा ही गलत हो सकता है कि वो जो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है वो उसके मुताबिक ना हो, पाठ्यक्रम में लचीलापन ना हो, आकलन की व्यवस्था दूसरी हो सकता है ये वजह हो सकती है। तो इस पे एक बार टीचर को विचार करने की आवश्यकता होती है। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, या फिर बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, या सबसे लास्ट, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। सबसे बेस्ट आंसर आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, ठीक है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, इस प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह क्या है? विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या फिर अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फिर प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या फिर केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि आप अपना दिमाग चलाइए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आपके सीटेट के एग्जाम में 20 अगस्त को जो प्रस्तावित है उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या है? विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? मतलब एक स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके अंदर आ जाए, या बहुत ज़्यादा वो समस्याओं को समाधान करने में सक्षम हो जाए, इसके लिए एक अध्यापिका क्या कर सकती है? तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना, या फिर समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप से पुरस्कार देना। तो इसमें से बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना। इसका मतलब है कि आपके थिंकिंग मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग हो, बहुत बिल्कुल शार्प माइंड आप हो जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है कि तरह तरह की टीचर क्या कर सकता है, तरह तरह के प्रॉब्लम बच्चों को दे सकता है, उनको समाधान, उनकी सॉल्विंग, उनको सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, और जहाँ कहीं वो फंसे वहाँ पे उसकी सहायता भी कर सकता है। इस प्रकार से एक बच्चे को एक शिक्षक या शिक्षिका समस्या समाधान कर्ता बनने में मदद कर सकती है या सहायता कर सकती है। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, या फिर अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता, या फिर अधिगम केवल तभी होता है और यदि यह व्यवहार से सुस्पष्ट होता है, या फिर लास्ट ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो इसमें से कौन सा आपका आंसर है? तो आपका क्या हो जाता है? आंसर नंबर डी कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। किस में घटित होता है? एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होने वाली ये घटना है। ठीक है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? पहला, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच
अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है, या फिर अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है, या फिर विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा ऐसा सही है जो बाल विकास का एक सिद्धांत है। तो बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि ये विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। ये एक बाल विकास का सिद्धांत है। ठीक, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, मतलब इसमें से कौन सा आपको सही लगता है। एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, या फिर एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है, या फिर सी ऑप्शन है वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, या लास्ट ऑप्शन है आपके सामने कि बच्चे आनुवांशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में बढ़ रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। जो आपका इन्वायरमेंट है, जो आपकी हेरिडिटी है, वो एक दूसरे पर डिपेंड है और एक दूसरे को इफेक्ट करती हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है ये? मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, या फिर मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। तो इसका तो सीधा सीधा ही आंसर आपके सामने है, ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत भी नहीं है कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया कहलाती है हमारा सामाजिकरण। पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, व्यक्तिगत कल्पित कथा विचार की अनुत्क्रमणीयता या पलट न सकें, उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। इसमें से कौन सा ऐसा सही आंसर है? तो आपका सही आंसर है विचार की अनुत्क्रमणीयता या फिर पलट ना सकें, विचारों को पलट ना सकें। ये पूर्व संक्रियात्मक बच्चे के बारे में पियाजे का कहना है। ठीक है, 17वां देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न से किसके द्वारा सीखते हैं? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पहला ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। दूसरा है समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, या फिर अनुकूलन की प्रक्रिया, या फिर उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है, तो इसमें से आपका सही आंसर क्या है कि अनुकूलन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा बच्चे सीखते हैं। और ये किसका कहना है? ये पियाजे साहब का कहना है कि बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सबसे पहले या ज़्यादा सीखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, या फिर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, या फिर बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, या फिर बच्चे अपने आप क्या कर सकती है इसका आकलन नहीं किया जा सकता। ये किसका है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। किसके द्वारा? वाइगोस्की के द्वारा। ठीक है, जो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इसमें सबसे बेस्ट आंसर है आपका आंसर नंबर
बी, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ कार्य करने के बीच अंतर। यही आपका राइट आंसर है। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित होना चाहिए। अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, या फिर अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करना, या फिर आकलन उपकरण के मानकीकरण, या फिर अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो ये आपका आंसर नंबर डी ही सबसे बेस्ट आंसर है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित हो। तो अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जरूर सम्मिलित होनी चाहिए उसके आकलन में। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा। पहला ऑप्शन है एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सह संबंध किया जाएगा, या फिर विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, या फिर विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे, या फिर शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें से आपका आंसर होगा सी, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। इन प्रश्नों को ध्यान से देखते चलिएगा क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या है। समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, या फिर हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मान्यकृत होने चाहिए। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि कहता है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। दिस इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। मतलब क्रिएटिव बच्चा जो है उसका अवलोकन करना या उसकी पहचान करनी है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है, या फिर मान्यकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, या फिर बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। ठीक है, तो आपका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा कि बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। जब बच्चा या बच्ची समस्याओं को हल करता होगा, अगर आप उसको देखेंगे कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स का यूज़ कर रहा है, तो इससे मालूम चलेगा कि हाँ ये कैसा है बच्चा है, ये एक क्रिएटिव बच्चा है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा है जो अलग अलग तरीकों को इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। पहला है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता कहना। ठीक है, विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं, या फिर उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं, या फिर वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशीलता बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। तो हमें क्या करना है कि उसको
ये करना है कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। ठीक है, ये प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट है, अनुसंधान से पता चला कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, या फिर अध्यापकों के निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम आशाएं होती हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। 4 में से जो सबसे सही आंसर है वो क्या है? ये बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी अधिगम आवश्यकता वाले बच्चे की एक विशेषता है? मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी जिसके अंदर है। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना, या फिर धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई प्रस्तुत करना। तो सबसे तो यही है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो क्या करती है? पढ़ने लिखने इन्हीं सब चीज़ों में ही उसकी डिसेबिलिटी होती है। तो धारा प्रवाह रूप से नहीं पढ़ पाते हैं, या शब्दों पर पलट कर जाने में उन्हें क्या होती है? कठिनाई महसूस होती है, समस्या होती है। तो ये पहचान है उनकी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। प्रश्न अन्योन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं, या फिर बच्चों को अपनी भाषा कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता होती है, या फिर जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कि प्रश्न अननोन क्रिया द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। तो बच्चे जब प्रश्न पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उस क्रिया में इन्वॉल्व होंगे और उनकी अधिगम प्रोसेस जो होगा, जो उनका लर्निंग प्रोसेस होगा, वो और अच्छा होगा और तेज होगा, क्योंकि वो मन लगाएंगे क्लास में। जब उनसे पूछा जाएगा तो वो अलर्ट होकर के लेसन्स को सुनेंगे, टीचर की बातों को सुनेंगे, तभी वो जवाब दे पाएंगे। इसलिए प्रश्न पूछने से ये फायदा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षण के रूप में तथा तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, या फिर जब कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं, या फिर चौथा ऑप्शन है कि जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थी की योग्यता के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बच्चे के निष्पादन का स्तर, या फिर बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो इसमें सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार किस पर निर्भर करता है? बच्चे की निष्पादन का स्तर क्या है। ठीक है, बच्चे के निष्पादन के स्तर पर डिपेंड करता है कि सहारा देने की प्रक्रिया और मात्रा और प्रकार क्या हो सकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में विश्वास करती है कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्धि कराती है। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है।
लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हैं। ठीक है, तो उसमें से बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, ये किसके उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में विश्वास करती हैं कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन उपलब्ध प्रदान नहीं कर रही है। एक बच्चे की असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिससे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये समझ में आता है कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। तो ये रहा आज के सेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के 30 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया कि अभी आप बीएड बीटीसी इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ें, अभी आप सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करें। आपका 20 अगस्त आपका टारगेट है, आपका सीटेट का एग्ज़ाम है। बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम को आप दीजिए, कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, सब पॉजिटिव होगा, सब अच्छा होगा। हाँ, और हमारा चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।